Hi, topic of reasoning. That is one of the very easy topics, and that's statement and course of action. Now, what is the course of action? क्या होता है ये? एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी की गाड़ी किसी दिन पंक्चर हो जाए तो व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन? आप उसे मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, नहीं तो मैकेनिक को लेके आते हैं गाड़ी तक, फिर टायर चेंज किया जाता है, या फिर अगर पंक्चर निकलने की फेज़ में है तो बस पंक्चर निकाल देते हैं एंड गाड़ी फिर से यूज़ करना स्टार्ट करते हैं. क्या गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया इसलिए पूरी गाड़ी डिस्कार्ड करते हैं? नहीं, दैट्स नॉट अ लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन. सो कोर्स ऑफ एक्शन जो है इट इज़ नथिंग बट आवर रिस्पॉन्स टू सम इवेंट. एंड आवर रिस्पॉन्स मतलब कैसा रिस्पॉन्स? आवर लॉजिकल रिस्पॉन्स. एक बहुत फ़नी किस्सा मुझे याद आया कि अगर कहीं दो लोग फाइट कर रहे हैं तो हमारे देश के कोने से जो अलग अलग लोग हैं, मतलब जैसे राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्रियन, बिहारी, पंजाबी, ये लोग कैसे बिहेव करेंगे या रिएक्ट करेंगे. सो अगर दो लोग फाइट कर रहे हैं तो महाराष्ट्रियन बंदा बोलेगा यार जाने दो ना खड्डे में, मेरे को टाइम नहीं है, इधर ट्रैफिक जैम हो गया, मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया है. तो महाराष्ट्रियन बंदे को फ़र्क नहीं पड़ेगा. फिर अगर बिहारी बंदा है तो बोलेगा यार बिना वेपन के क्यों लड़ रहे हो, वो दोनों को एक एक तलवार दे देगा. सो फाइट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कर देगा. अगर पंजाबी बंदा है तो अपने साथ और 50 लोग लेके आएगा और वो बोलेगा कुछ लोग ये साइड चूज़ करो, कुछ लोग वो साइड चूज़ करो, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हु इज़ गोइंग टू विन द फाइट. सो बहुत बड़ा जब गर्दी जमा हो जाएगा तो इधर साउथ इंडियन वाला बंदा काफ़ी इसके ऊपर अलग एक्शन लेगा, इस पर मीडिया कवरेज के लिए मीडिया कवरेज स्टार्ट कर देगा और ये लाइव चैनल पे दिखा देगा. इन द लाइट ऑफ ऑल दैट कि राजस्थानी बंदा है वो बोलेगा एक काम करता है, सबके लिए चाय बेचता है, इधर मेरा चाय का ठेला है. सो टू अ पर्टिकुलर इवेंट अगर हम पर्सनली बात करें तो सबका जो रिएक्शन होता है वो अलग होता है, सबका रिस्पॉन्स अलग होता है. बट अपार्ट फ्रॉम जोक्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं. और जैसे टायर पंक्चर होने पर हम टायर ही रिपेयर करेंगे और गाड़ी नहीं फेंकेंगे, या ट्रैफिक में फंसने पर एटलीस्ट सामने वाले बंदे को इन्फॉर्म कर देंगे कि हम लेट होने वाले हैं बिकॉज देयर इज़ अ हेवी अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. सो ऐसी चीज़ें होंगी एंड कोर्स ऑफ एक्शन इज़ नथिंग बट आर रिस्पॉन्स टू सम इवेंट, आर लॉजिकल रिस्पॉन्स टू सम इवेंट. अब कुछ सवालों के साथ हम इसे और भी डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं. पेज नंबर 209 पे चले जाएं. वहाँ पे ऊपर 4 इंस्ट्रक्शंस है, देखिए. गिव आंसर, वहाँ से पढ़ रही हूँ मैं. यू विल मार्क ए इफ़ ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 1 फॉलोज. मार्क बी इफ़ कोर्स ऑफ एक्शन 2 फॉलोज. मार्क सी इफ़ बोथ द कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉलो. D if neither of them follows, and E if either course of action follows. चलिए हम पहले ही स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे. आई एम एट फर्स्ट स्टेटमेंट. Several cases of dengue has been reported from the town in the last 1 month. Course of action पहला. People should be made aware about the early symptom of the disease. And second, steps should be taken to prevent breeding of the mosquitoes. So basically डेंगू के बहुत केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, ऐसा स्टेटमेंट बोलता है. पहला कोर्स ऑफ एक्शन बोलता है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ा दो कि अर्ली सिम्टम्स उसके क्या है, जैसे बुखार या बॉडी पे रैश आना आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ डेंगू. तो लोगों को उस बारे में अवेयर कर दो. दूसरा बोलता है कि मस्कीटोज़ की ब्रीडिंग को प्रिवेंट करो, ऑब्वियसली बिकॉज डेंगू इज़ कॉज्ड ऑफ due to mosquitoes, and that is the reason second as well as first are the logical courses of actions. So अगर दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर C is going to be the correct one. I hope this is clear. Very nice. अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं. Migration of rural people to urban areas for seeking jobs has become a socio-economic problem. Course of action पहला.
more efforts at employment generation should be undertaken in cities. दूसरा, efforts must be made to integrate rural immigrants into urban lifestyles. स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम बताई गई है गाइस. हर केस में, हर स्टेटमेंट में एक क्रक्स होता है, उसे हम अंडरलाइन करते जाएंगे. इसमें क्रक्स क्या है? माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल. ये क्रक्स है कि लोग रूरल एरिया से निकल के अर्बन एरियाज़ में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट की तलाश में. लेकिन स्टेटमेंट बोलता है दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. उस पर कोर्स ऑफ एक्शन हम क्या लेंगे कि ज़्यादा एफर्ट्स बना दो सो दैट एम्प्लॉयमेंट जो है वो, एक मिनट, हाँ, मोर एफर्ट्स आर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुड बी टेकन इन सिटीज़. सो सिटीज़ में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बना दो. सो सिटीज़ में उनके लिए जॉब्स दे दो, इज़ वॉट दे आर सेइंग. एंड दूसरा है एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू इंटीग्रेट रूरल इमिग्रेंट्स इनटू अर्बन लाइफस्टाइल्स. सो जो रूरल इमिग्रेंट्स शहरों में आएंगे, सिटीज़ में आएंगे, उन्हें सिखा दो कि हमारा क्रैपी अर्बन लाइफस्टाइल कैसा है, बाहर खाना खाओ एंड बिल्कुल भी मूवमेंट ना करो. उसके बाद फिर डायबिटीज़ एंड ऐसी चीज़ें होती हैं, ये उनको भी सिखा दो. अगर आप केयरफुली देखो तो इस पर करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि रूरल एरियाज़ में ही बेटर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दो. एंड दैट इज़ हाउ माइग्रेशन का जो रेट है वो कंट्रोल में लाया जा सकता है. इन द लाइट ऑफ दैट ये दोनों कोर्सेस ऑफ एक्शंस आर इलॉजिकल, सो नन ऑफ देम आर करेक्ट. तो इफ़ नीदर फॉलोज तो ऑप्शन नंबर हम कौन सा करेक्ट लिखते हैं? डी. सो 3 के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. अब मैं चलूँगी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स have resulted in poor crops throughout the region. Course of action. First, the government should announce special compensation to farmers whose crops have not been good. And second, the government should train farmers in modern farming techniques. प्रॉब्लम देखिए अब यहाँ पर क्या है. प्रॉब्लम लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं. तो उसे सॉल्व कैसे करें? फर्टिलाइजेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स को क्या करो? प्रोवाइड करो. दैट इज़ अ करेक्ट लॉजिकल ऑप्शन, है ना. जो नहीं है वो प्रोवाइड करो. अगर आप दोनों कोर्सेस ऑफ एक्शन देखते हो तो वो दोनों उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं. गवर्नमेंट पहले केस में क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेट करना चाहिए. कॉम्पेंसेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? बाय प्रोवाइडिंग द फार्मर्स व्हाट दे डोंट हैव. एंड दैट इज़ द रीज़न फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज गोइंग टू बी completely incorrect, is not going to solve any issues. So first one is going to be rejected. And second, the government should train farmers in modern farming techniques. Or again, the problem is lack of pesticides and fertilizers, वो provide करना चाहिए. Second जो course of action है वो भी उस बारे में बात नहीं करता, तो उसे भी reject करना पड़ेगा. So in the light of that, दोनों भी logical courses of action नहीं हैं, and that is the reason the correct course of action, rather correct option is going to be option number D, because the neither of them is following. सो ये था क्वेश्चन नंबर 6. अब मैं जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. फ्री वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन इन द कैंपस इज largely being misused by students, with most of them downloading movies, songs in a number of cases violating copyright laws. मतलब टोरेंट से डाउनलोड करते हैं. फर्स्ट, ओके, वी ऑल डू इट. कोर्स ऑफ एक्शन. पहला, the Wi-Fi internet connection should be made available only in classrooms and academic buildings. के academic buildings और classrooms में ही Wi-Fi connections दो. एंड दूसरा है फ़ी चार्ज करो. A hefty fee must be charged from students for using Wi-Fi internet connections. तो लोगों से बहुत ज़्यादा चार्ज करो. सो कंसर्न क्या है? अगर आपके हाथ में पेंसिल है, आपने कंसर्न अंडरलाइन करना चाहिए कि वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन इज़ बीइंग मिसयूज्ड. ये कंसर्न है. क्यों? क्योंकि लोग मूवीज सॉन्ग्स डाउनलोड कर रहे हैं. देयर इज़ वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग इट गाइज. कि वेबसाइट्स पे बहुत बार सेटिंग्स होते हैं, कंप्यूटर्स पे एडमिन राइट्स होते हैं, जहाँ पे वाईफाई पे क्या इंटरनेट पे कौन कौन सी वेबसाइट्स एक्सेसिबल है, इसके ऊपर हम अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रख सकते हैं. एंड सोल्यूशन इज़ दैट. इट कैनॉट बी अ सोल्यूशन कि क्लासरूम में ही या एकेडमिक बिल्डिंग में ही वाईफाई दे दो. हम वैसे कहीं भी बैठ के कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं. सो द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ नॉट लॉजिकल.
एंड सेकंड, लोगों से बहुत सारी फीस चार्ज करो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द वाईफाई कनेक्शन इज़ कॉस्टलियर, दैट इज़ स्टिल नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. क्योंकि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? बाय रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप ऑफ वेबसाइट्स दैट आर एक्सेसिबल ऑन द वाईफाई कनेक्शन ऑफ द कॉलेज. इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी. सो फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन आर नॉट गोइंग टू बी लॉजिकल. सो अगेन द ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. फाइन. अब मैं जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. आई एम एट पेज नंबर 210. चलो. इंडियन कंपनीज फेस टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइनीज कंपनीज in rapidly emerging economies of Africa. First course of action, Indian companies must explore countries where Chinese presence is not there. And second, Indian companies must introduce better quality products and work to reduce the cost. First, statement देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. टफ कॉम्पिटिशन बाय चाइनीज़ कंपनीज. तो कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होना चाहिए कि इंडिया, ओके, पर्टिकुलरली इन अफ्रीका, कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होना चाहिए? इंडियन कंपनीज ने दूसरे कंट्रीज़ में जाना चाहिए जहाँ पे चाइनीज़ प्रेजेंस नहीं है. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कंट्री है इस दुनिया में जहाँ पे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का प्रेजेंस नहीं है? सो डेफिनेटली दैट्स रनिंग अवे फ्रॉम द कॉम्पिटिशन इज नॉट द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. आई एम रिजेक्टिंग द फर्स्ट वन. सेकेंड, इंडियन कंपनीज मस्ट इंट्रोड्यूस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड वर्क टू रिड्यूस द कॉस्ट. येस, दिस कैन बी डन. कि हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स डिज़ाइन करेंगे जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो जाए और कॉस्ट जो है वो कम हो जाए. बिकॉज मोस्टली जो चाइनीज़ कंपनीज़ है उनका यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट यही होता है कि कॉस्ट बहुत कम होता है. सो दुनिया भर में क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, दिवाली सेलिब्रेट होती है, लेकिन उनमें लगने वाली जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे क्रैकर्स हो या लाइटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लाते हैं, ऑल दीज आर चाइना मेड, क्योंकि बहुत सस्ती होती है. एंड तो एक साल यूज़ कर लिया फिर उसके बाद फेंक दिया. इट्स क्लियरली आर लॉजिक. सो सेकेंड इज अ लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन. फर्स्ट वन हैज़ टू बी रिजेक्टेड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. आई एम एट क्वेश्चन नंबर 14. Statement: number of students passing in math and English in the government schools at board exams is very low. Course of action: passing marks for these two subjects must be lowered. And second, extra classes for these two subjects must be conducted in government schools. क्या स्टेटमेंट है देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन मैथ एंड इंग्लिश क्या है, बहुत कम है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कूल्स में. तो क्या पासिंग मार्क्स कम कर देनी चाहिए? ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट्स द पासिंग मार्क्स आर डिफरेंट एंड फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स द पासिंग मार्क्स आर डिफरेंट. ये तो कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं हुआ. सो द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. सो आई मस्ट रिजेक्ट दैट. अगर एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की जाए तो डेफिनेटली द परफॉर्मेंस इन द एग्जाम इज लाइकली टू इम्प्रूव एंड हेंस द सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन इज क्वाइट करेक्ट, क्वाइट लॉजिकल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. आई होप दिस इज क्लियर. अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ. एंड आई एम एट क्वेश्चन नंबर 17. लेट मी रीड द स्टेटमेंट्स. वाइल्ड एनिमल्स आर फ्रीक्वेंटली रन ओवर बाय पासिंग ट्रेन्स थ्रू द फॉरेस्ट एरियाज. आपके हाथ में पेंसिल है तो इमीजिएटली अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन इशू को, अंडरलाइन प्रॉब्लम को. क्या है? वाइल्ड एनिमल्स रन ओवर. कीवर्ड्स अंडरलाइन कीजिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट. कोर्स ऑफ एक्शन, द फर्स्ट one, animals should be shifted away from the railway track areas. That's like the most stupid course of action anybody would ever take. क्योंकि वो उनका घर है, हमने रेलवे ज़बरदस्ती बांधे उधर. We encroached into their areas, so shifting them is never a logical course of action. So I'm rejecting the first one. What about the second one? Safe crossings, मतलब under bridges and over bridges must be developed for animals across the railway tracks. Now particularly Netherlands is famous because they have constructed a lot of under bridges and over bridges. So all the wild animals can very safely cross the safely cross the trains or rather the railway tracks so that उन्हें अपनी जान ना खोनी पड़े. So yes, safe crossings is definitely one of the very logical courses of actions. So we must reject the one and we must accept the second. So the correct course of action will be option number B. अब मैं हूँ क्वेश्चन नंबर 20 में.
Because of the increased import of the petroleum by the country, a sharp fall in a forex reserve has been witnessed in the last quarter. Course of action. Incentive must be given for means adopted to reduce or substitute petroleum consumption. And second, petroleum imports must be banned for the next quarter. Yes, petroleum तो इंडिया में है ही नहीं, so we have to import it. So उसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हमेशा डिप्लीट होता रहता है, ये प्रॉब्लम है. कोर्स ऑफ एक्शन इस पे क्या होना चाहिए कि पेट्रोलियम कंजम्पशन को कम करने के लिए सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, ये जो दूसरे सब्सटीट्यूट्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली कार्स, इन्हें इंसेंटिवाइज करना चाहिए, इन्हें इंकरेज करना चाहिए. सो इन द लाइट ऑफ दैट फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ वेरी वेरी लॉजिकल, सो आई एम एक्सेप्टिंग इट. अबाउट द सेकेंड वन, अगर कंप्लीटली सडनली पेट्रोलियम को बैन ही कर दिया तो द इंफ्रास्ट्रक्चर विल कोलैप्स, क्योंकि वी आर नॉट येट प्रिपेयर्ड कि पेट्रोलियम को पूरी तरह से सब्सटीट्यूट किया जाए बाय नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड. तो इट्स इम्पॉसिबल टू टेक केयर ऑफ द इकोनॉमी विदाउट taking a support from the petroleum. So completely banning it cannot be a logical course of action. So in the light of that, only one holds good and the correct option will be option number A. So that was question number 20. I'm at question number 26 actually. We'll read the question. A large number of job applicants, in spite of being graduates, are found by employers to be unfit for the employment. Let's look at the translation. A large number of job applicants जो graduates हैं लेकिन जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कॉलेजेस मस्ट इंक्लूड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन देयर करिकुलम, ये पहला कोर्स ऑफ एक्शन है. या फिर शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम ट्रेनिंग कोर्सेस मस्ट बी रन बाय कॉलेजेस टू इम्पार्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. सो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कॉलेजेस में क्या होना चाहिए? उन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अपने करिकुलम में ही इंक्लूड करने चाहिए. सो यस, कॉलेजेस ने कुछ खबर लेनी चाहिए, कुछ खबरदारी लेनी चाहिए रादर. एंड सेकेंड है शॉर्ट टर्म एंड पार्ट टाइम ट्रेनिंग कोर्सेज मस्ट बी रन बाय कॉलेजेस टू इम्पार्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. सो कॉलेज दोनों कर सकता है एक्चुअली, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करिकुलम में इंक्लूड कर सकता है या शॉर्ट टर्म कोई कोर्स भी रन कर सकता है, जिससे मियरली जो लोग ग्रेजुएट्स हैं जिनको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज हैं उन्हें कुछ ऑन जॉब ट्रेनिंग या जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग भी मिल सके. सो एक्चुअली द बोथ कोर्सेज ऑफ एक्शन आर वेरी लॉजिकल एंड बोथ फॉलो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. मैं क्वेश्चन नंबर 29 में हूँ. अ स्ट्राइक बाय ट्रक ऑपरेटर्स हैज़ पुश्ड अप द प्राइजेस ऑफ ऑल इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल गुड्स. तो ट्रक ऑपरेटर्स जो कि दे आर द की ट्रांसपोर्टर्स अक्रॉस द कंट्री, इन्होंने स्ट्राइक कर दी है, तो ऑब्वियसली सप्लाई का क्रंच हो गया है. तो जो भी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइजेस, मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर दिखाई दे रहा है इकोनॉमी में. कोर्स ऑफ एक्शन में क्या लेना चाहिए? द फर्स्ट वन हैज़ टू बी द गवर्नमेंट मस्ट मेक अवेलेबल इसेंशियल गुड्स एट रीजनेबल प्राइस. जैसा कि मैंने इससे पहले भी स्पेसिफाई किया है, आपके हाथ में एक पेन एंड पेंसिल होना चाहिए. प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्राइक, तो उसकी खबर गवर्नमेंट ने अच्छे से कैसी लेनी चाहिए? बाय एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स स्ट्राइक पे गए हैं. सो अनटिल हम वही कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर रहे हैं, जो दूसरा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो सही नहीं होगा. सो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम अनसॉल्व ही छोड़ो, और गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड फॉर्म में सस्ते में कुछ अगर अवेलेबल करना स्टार्ट करती है तो इट इज़ लाइक अपनी ही पैर पे कुराड़ी मारना, दोनों तरफ से लॉस ही उठाना. क्योंकि फिर ट्रांसपोर्टेशन तो वैसे भी वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, और जो गुड्स जिनकी ट्रांसपोर्टेशन के बिना सप्लाई का क्रंच हो रहा है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो इशू भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है. और उसके लिए गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू सप्लाई दीज थिंग्स एट सब्सिडाइज प्राइजेस. सो दोनों तरीके से लॉस है, तो द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन वोंट फॉलो. Let's look at the second one. The government must find out about the grievances of the truck operators and resolve the issue. Here we go guys. जो इशू था सॉल्यूशन भी आपको वही मिलेगा कि ट्रांसपोर्टर्स जो है जिनके कुछ कंसर्न्स हैं
and because of that these guys have been on strike. You need to address those issues in order to take care of the issue specified in the statement. So in the light of that, first one is illogical, whereas the second one is very, very logical. So I'm going to select the second one, and hence the correct option is option number B. I hope this is clear. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, देखते हैं. Many highly competent engineering and medical graduates are giving up careers in their professional fields to take up the jobs in the civil services and banks. So in short, engineer, medical जैसी फील्ड में ग्रेजुएट्स होने के बाद भी लोग कहीं और जा रहे हैं, जैसे सिविल सर्विसेज या फिर बैंक्स में. उसके लिए दो कोर्स ऑफ एक्शंस हैं. सो इशू कहाँ पे है? क्योंकि जबकि आपके पास जो डिग्री है, रादर मेडिकल या इंजीनियरिंग की डिग्री है, अगर आप उसी में कुछ करियर बनाते हो तो ऑब्वियसली सोसाइटी को भी उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है. सो ये इशू नज़र आ रहा है यहाँ पे. तो हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट? पहला कोर्स ऑफ एक्शन, civil services and banks should allow only non-professional graduates to appear for the recruitment tests. तो नॉन प्रोफेशनल मतलब मेडिकल या इंजीनियरिंग को छोड़ के ही या कुछ दूसरे प्रोफेशंस को स्किप करके ही बाकी के लोग जो बनते हैं, बचते हैं, वही सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे फॉर सिविल सर्विसेज या फिर बैंक्स. ऐसा कुछ करो. बट दैट इज़ अगेन आवर फंडामेंटल राइट्स ऑफ चूजिंग आवर प्रोफेशन. तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है. सो द फर्स्ट वन मस्ट बी रिजेक्टेड. सेकेंड वन, engineering and medical organizations must create professionally challenging and rewarding careers for qualified professionals. So अगर रिस्पेक्टिव मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में ही हम अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, कुछ चैलेंजेस क्रिएट करें, तो डेफिनेटली दीज गाइज जो मेडिकल या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट्स हैं, दे विल नॉट लीव देयर ओन फील्ड एंड जॉइन एनी अदर फील्ड. सो बेसिकली इंसेंटिवाइज देयर ओन फील्ड इन ऑर्डर टू रिटेन दीज पीपल in their own fields. So definitely first one is illogical, whereas the second one is correct, and hence the correct option is going to be B. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33. देखिए आप क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए. 33 is one of the very common issues. In a recent university examination paper, the students accused that half the examinations in the paper were out of course. Guys, अब यहाँ पे ना accused is a keyword. सिर्फ आरोप किया गया है, ये प्रूव नहीं हुआ है. स्टूडेंट्स बस ऐसा बोल रहे हैं कि सिलेबस के जो बाहर का है, सिलेबस के जो बाहर के क्वेश्चंस हैं वो पेपर में पूछे गए थे. अब तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है. सो ये ध्यान रखिए. सो आपके हाथ में पेंसिल है तो जस्ट अंडरलाइन अक्यूज्ड, आरोप किया है. कोर्स ऑफ एक्शन में पहला आएगा, द यूनिवर्सिटी मस्ट सेट अप अ कमिटी टू लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली. कि यूनिवर्सिटी ने क्या करना चाहिए, एक अलग कमिटी बिठानी चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि इस मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करो कि स्टूडेंट्स का जो एलिगेशन है कि इन द पेपर देयर वाज सम आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस, प्लीज़ मेक श्योर दैट कि उसमें कोई सब्सटेंस है क्या. सो कमिटी बिठा दो एंड सब्सटेंस को फर्दर स्क्रूटिनाइज करो. या फिर दूसरा है, यूनिवर्सिटी मस्ट ऑर्डर अ री एग्जामिनेशन. क्या री एग्जामिनेशन इस सिचुएशन में होना इम्पॉसिबल है? वैसे पॉसिबल तो है, लेकिन ओनली आफ्टर जो एक्यूजेशन है, जो एलिगेशन है, वो अगर सच प्रूव हो गया तभी फिर री एग्जामिनेशन के बारे में सोचा जा सकता है. एट द मोमेंट जो एक्यूजेशन है, जो एलिगेशन है, उसमें कोई सब्सटेंस है या नहीं है, ये प्रूव करने के लिए हमें बस कमेटी बिठानी चाहिए. री एग्जामिनेशन तो होगा कि नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा. सो इन द लाइट ऑफ दैट ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, एंड माय करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर E. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 36 नाउ. विथ इट्स फोर्ट्स, पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स एंड नेचुरल वंडर्स, इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री, but the investment required in the sector is enormous. सही है. बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे फोर्ट्स हैं. सो एक्चुअली इन्हें मेंटेन करें, इनके लिए टूरिज़म को इनकरेज करें, तो एक्चुअली देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस इंडस्ट्री.
लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर आप ताजमहल जैसी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स देखें तो उनके मेंटेनेंस का खर्चा सच में बहुत ज़्यादा है, बट इट एनकरेजेस अ लॉट ऑफ टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड एवरी डे, रादर आई वोंट से एवरी ईयर ऑल्सो, एवरी डे देर आर अ लॉट ऑफ टूरिस्ट जो दुनिया भर से आते हैं ताजमहल देखने के लिए, बट ऑब्वियसली इट्स अ गेम ऑफ मनी। सो 36 में हम कोर्स ऑफ एक्शंस के लिए क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। देखो, इंडिया हैज़ अदर प्रायोरिटी एरियाज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट, एंड दूसरा है द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड मस्ट बी मेड टू टेक एडवांटेज ऑफ इंडियाज़ टूरिज्म पोटेंशियल। India's other priority areas for investment cannot be a very logical explanation of it. The reason being जो tourism industry है जहाँ पे foreign tourists आते हैं, they make sure कि आपको foreign exchange मिलता है, foreign currency मिलता है, which is always required because हम पेट्रोल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। सो फॉरेन करेंसी में इनकम अगर कहीं से भी हो रही है तो दैट इनकम कैन बी यूटिलाइज्ड टू क्लियर द बिल्स जो ऑयल या पेट्रोल से रिलेटेड है। सो अदर प्रायोरिटी नहीं, हर एरिया अदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट देता है वो प्रायोरिटी में ही इंक्लूडेड होता है। सो येस, सो अदर प्रायोरिटी एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट है और इसीलिए यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये एक बिल्कुल भी गलत अप्रोच है। सो आई एम रिजेक्टिंग पार्ट 1, द अदर फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड मस्ट बी मेड टू टेक एडवांटेज ऑफ इंडियाज़ टूरिज्म पोटेंशियल। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि टूरिज़म पोटेंशियल इतना ज़्यादा है अगर, तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए, विच इज़ अ लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन, एंड हेंस ओनली सेकेंड वन फॉलोज, एंड वी विल मार्क ऑप्शन नंबर बी। ओके, let's go to the next question, and I'm at question number 39. The world is producing an enormous amount of waste and is facing the problem of its disposal. Waste का मतलब है कचरा. कचरा मराठीमध्ये कचरा फार जास्ती जनरेट होतो आणि कचरा व्यवस्थापनाचं काम हे व्यवस्थित होत नाही आहे. So a lot of waste is generated, however it is not sustainably disposed. सस्टेनेबली डिस्पोज्ड का मतलब क्या है? बेसिकली बहुत सारे जगहों पे ना बड़े बड़े खड्डे डाले गए हैं या ऐसी ज़मीन जहाँ पे कोई दूर दूर तक नहीं रहता, वहाँ पे जो शहरों से आने वाला वेस्ट मटेरियल होता है, जो कचरा होता है, वो डंप किया जाता है। जैसे पूना के बहुत करीब है, पूना के बहुत करीब भी गांव में भी ऐसा होता है, एंड फिर उसकी वजह से क्लैशेस होते रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ अनहेल्दी फॉर द विलेजेस जो नियर बाय लोकेटेड है। सो इसके लिए कोई सस्टेनेबल तरीका ढूंढना होगा कि हमारा कचरा जो है वो प्रॉपर्ली क्या हो जाए, डिस्पोज हो जाए। ओके, फर्स्ट जो है कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। सॉरी गाइज, द कंपनीज मस्ट डेवलप प्रोडक्ट्स दैट प्रोड्यूस लेस वेस्ट एंड आर इजीली डिस्पोज्ड ऑफ। वेरी लॉजिकल, क्योंकि कंपनीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही बहुत कचरा हो रहा है, तो कंपनीज़ ने प्रोडक्ट्स ही ऐसे बनाने चाहिए जो कम कचरा बनाते हो और उनका डिस्पोजल भी आसानी से हो। दिस इज़ अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सेकेंड, पीपल शुड ड्रास्टिकली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स। दैट इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, क्योंकि जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उतनी तो लोग कंज्यूम करेंगे ही। सो द सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन इज़ नॉट लॉजिकल, बट द फर्स्ट वन इज़, एंड दैट इज़ द रीज़न द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर E. So that was question number 39 and the correct option is option number E. अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। गाइज अब यहाँ पे ना ज़रा सा मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगी, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सॉल्व करने का तरीका वही है जो अब तक हम यूज़ कर रहे थे। देखते हैं पढ़ के। ऑल द सिटीज़ इन द कंट्री वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ स्लम्स, के सारे शहर चाहते हैं कि उनमें झोपड़पट्टियाँ ना हो। पहला कोर्स ऑफ एक्शन, स्लम्स मस्ट बी डीमोलिश्ड एंड रेसिडेंट्स मस्ट बी कॉम्पेंसेटेड, कि झोपड़ियाँ हटा दो, एकदम रोड रोलर ही उस पर डाल दो, एंड वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें कुछ पैसे दे दो, कॉम्पेंसेट करो। सेकेंड, वेल प्लान्ड एंड डिसेंट हाउसिंग मस्ट बी डेवलप्ड बाय द सिटी अथॉरिटीज़ फॉर द रेसिडेंट्स,
कि ठीक है, जो स्लम एरियाज़ में अनप्लान्ड जैसे मन चाहे हैप्पीजार्ड मैनर में चीज़ें फैली हुई हैं, वी कैन मेक अ प्लान, सम प्लान फॉर देम, फिर छोटे छोटे घर उन्हें बांध के दे सकते हैं। ऐसा करते भी हैं हम। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कीम्स जहाँ पे स्लम ड्वेलर्स को छोटे छोटे घर भी दिए जा चुके हैं, सो दैट कैन बी डन। एंड तीसरा है पार्क्स एंड गार्डन्स बनाने चाहिए जहाँ पे फ़िलहाल में स्लम्स हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब अगर आप केयरफुली देखो तो स्लम्स अगर सडनली डिमोलिश करे तो और लोगों को पैसे दे, तो वो यहाँ से पैसे लेके फिर कहीं और फिर से जाके स्लम एरिया में कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना घर फिर से किसी स्लम एरिया में बनाएंगे, क्योंकि कॉम्पेंसेटिंग देम विल नॉट हेल्प, गिविंग देम मनी विल नॉट हेल्प। अगर आप उनका घर छीन रहे हैं तो ऑब्वियसली यू मस्ट गिव देम सम हाउस, सम ऑप्शन जहाँ पे ये लोग रह सके। सो आई एम रिजेक्टिंग द फर्स्ट वन। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? सेकेंड वन तो हम ऑलरेडी करते भी हैं कि स्लम ड्वेलर्स को अच्छी जगह पे छोटा सा घर ज़रूर दिया जाता है। सो जो इशू हमने उनके लिए क्रिएट किया था बाय क्लियरिंग द स्लम एरियाज़, उसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए वी एक्चुअली ऑफर देम सम houses. So second one seems very very logical. Let's go for the third one. Parks and gardens should be built in the place of slums. उसकी जगह पर क्या करना चाहिए इज़ नॉट द कंसर्न हियर। मुझे क्या करना है, बस स्लम को हटाना है। सो पार्क्स एंड गार्डन्स बनाएं या रास्ता बांधे, या कुछ स्लम्स तो पर्टिकुलरली हिल्स के आसपास बने हुए हैं जो बिल्कुल भी डाउन द स्लोप होते हैं, वहाँ पे पार्क्स एंड गार्डन्स बनाना वैसे भी आसान नहीं होगा। सो डेफिनेटली सी इज़ समथिंग, रादर 3 इज़ समथिंग मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि पार्क्स एंड गार्डन्स नहीं बनाने चाहिए, जो भी फिजिबल है वो बनाना चाहिए। सो इन द लाइट ऑफ दैट, अमंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन, ओनली सेकेंड वन फॉलोज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस इज क्लियर। मैं क्वेश्चन नंबर 44 में हूँ, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ओके, although most of the country's population follows agriculture as a profession, the contribution of agriculture to GDP is proportionately low. इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, लेकिन उसकी कंपैरिजन में कम ही पैसे कमा पाते हैं ये लोग। जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना का मतलब क्या है, कम पैसे कमाना, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है लेकिन कम पैसे आ रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट में दिया है। बेसिकली हमारे यहाँ पे फार्मिंग से रिलेटेड दूसरे भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं, जैसे इरेगुलर मानसून्स हैं, पर हेड जो लैंड होल्डिंग है बहुत थोड़ी है, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। चले, सो कोर्स ऑफ एक्शन में लेट्स रीड द फर्स्ट वन। पीपल शुड बी मूव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर। ओके, वी डेफिनेटली शुड नॉट डू दैट, क्योंकि उस केस में फिर खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाएगी, एंड फिर हम खाएंगे क्या इफ़ एवरीबडी शिफ्टेड फ्रॉम फूड सेक्टर टू समथिंग एल्स। सो फर्स्ट वन शुडंट बी डेफिनेटली डन। सेकेंड, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मस्ट बी इम्प्रूव्ड। येस, दैट कैन बी डेफिनेटली डन। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली द इनकम ऑफ दिस फील्ड विल बी इंक्रीज्ड, एंड दैट्स व्हाट वी नीड। क्योंकि क्या दिया है, जीडीपी लो है, सो ऑब्वियसली इनकम बढ़ाने के लिए हमने प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, एंड डेफिनेटली ज़्यादा फिर पैसे आएंगे। So second one seems very logical. Third, policies that favor professions related to agriculture must be implemented. Yes, that's also one of the steps. ये गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, ऐसे पॉलिसीज़ जो प्रोफेशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर को फेवर करते हैं, जैसे डेयरी है या फिर क्या बोलती हूँ फूड प्रोसेसिंग है। सो ऐसी जो चीज़ें हैं अगर हम उन्हें एनकरेज करें थ्रू आवर पॉलिसीज़, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अच्छा रेट में दाम भी मिलेगा। एंड इन द लाइट ऑफ दैट, थर्ड साउंड्स वेरी वेरी लॉजिकल। सो फार पहला वाला वॉज नॉट लॉजिकल एट ऑल, एंड सेकेंड एंड थर्ड आर वेरी वेरी लॉजिकल। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखें, वहाँ पे दिया है ओनली 2 and 3 फॉलो, एंड दैट्स गोइंग टू बी माई करेक्ट ऑप्शन। अब मैं जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। All the city roads develop potholes soon after they are built. Okay, ये सबका ही एक्सपीरियंस है कि रास्ता आज कंस्ट्रक्ट नहीं किया कि कल खड्डे बनना स्टार्ट हो गया। लेट्स सी, पहला
द कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डिंग द रोड्स मस्ट बी ब्लैक लिस्टेड। अगर हमने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया तो फिर काम करने के लिए कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो कहानी है ये ऑल सिटी रोड्स के बारे में है। इसका मतलब है सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो फ़िलहाल काम कर रहे हैं उन सबका काम कुछ ऐसा ही है इन्फीरियर क्वालिटी का कि पॉट होल्स बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। तो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो ऑप्शंस करेक्ट क्या है देखिए। सेकंड देखो, न्यू टेक्निक्स मस्ट बी डेवलप टू एनहांस द लाइफ ऑफ रोड्स। ये हम कर सकते हैं कि अच्छी टेक्नोलॉजी, शायद अच्छा रॉ मटेरियल हम ला सकते हैं टू मेक श्योर कि रोड्स अच्छी कंडीशन में रहें। सो सेकेंड वन सीम्स लॉजिकल। थर्ड, penal clause must be built in the road construction contract to ensure good quality work। करेक्ट। ब्लैकलिस्ट किया तो ये लोग आउट ऑफ वर्क हो जाएंगे और फिर हमारा काम करने के लिए भी कोई नहीं होगा। सो रादर देन दैट, जो कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसी माल प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जिनके इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से रोड्स की लाइफ अफेक्ट हो रही है, ऐसे लोगों को अच्छा खासा क्या करो, पीनल क्लॉज के अंडर इन्हें क्या करो, या तो आप फाइन करो या फिर कोई दूसरी पनिशमेंट भी दे सकते हो। सो इन द लाइट ऑफ दैट, सेकेंड एंड थर्ड इज गोइंग टू बी अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन and the correct option hence is going to be option number D. So that was question number 46. I am going to question number 48 now. Income disparities are very high in India and such disparities are a major cause of crime everywhere. Now what is a disparity? It is the difference between income of the poor and the income of the rich. तो ये बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये स्टेटमेंट में दिया गया है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मस्ट बी क्रिएटेड टू गेनफुली एम्प्लॉय एवरीवन। येस डेफिनेटली, सो दैट इफ़ एवरीवन हैज़ जॉब एंड एवरीवन इज़ एबल टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, तो फिर क्राइम रेट डेफिनेटली ड्रॉप हो जाएगा। सो आई बिलीव फर्स्ट वन इज़ डेफिनेटली लॉजिकल। सेकेंड, richer people must be taxed at a higher rate to bring down income disparities. Already India is one of the highest taxed countries in the world. और भी ज़्यादा taxes लगाना will not be favorable. Plus it will be very very biased against people who are earning more income. So higher taxation shouldn't be done. Already we are one of the highest tax countries in the world. So second is something I'm definitely rejecting. And तीसरा है, employment opportunities must reach all the citizens of the country. Yes, again very logical, it's related to employment. Employment होगा तो people will earn income, and once they are able to earn sufficient money, definitely the crime rates are going to go down. So in the light of that, first and third courses of action are absolutely right, and hence the correct option will be option number D. Let's go to question number 50 now. While the banks are more than happy to grant loans to well-established business persons, they do not easily grant loans to poor and the needy because of the absence of collaterals. ठीक है, सो जो established business houses है, जैसे रिलायंस ने लोन मांगा या फिर टाटा ने लोन मांगा या फिर ऐसा कोई भी बिजनेसमैन जिसका बिजनेस इज़ डूइंग एब्सोल्युटली वेल, इन्हें लोन्स देने में बैंक को कभी कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन जो दूसरे गरीब लोग हैं उन्हें डेफिनेटली लोन्स देते वक्त बैंक्स बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होती हैं, हिचकिचाती हैं। द रीज़न इज़ उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है इन द फर्स्ट प्लेस। दैट्स वाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज पोअर एंड नीडी। सो इसीलिए बैंक्स ऐसे लोगों को लोन नहीं देना चाहता। सो इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए? फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द बैंक्स मस्ट फाइंड न्यू वेज टू सेफगार्ड द लोन्स गिवन टू द पुअर। यस, के बैंक्स ने क्या करना चाहिए, गरीबों को जो हम लोन्स दे रहे हैं वो रिकवर हो जाए, सेफगार्ड हो जाए, इसके लिए कुछ नए तरीके ढूंढने चाहिए। कैन बी लॉजिकल। फर्स्ट वन इज़ येस लॉजिकल। सेकंड, banks must not give loans to the rich very easily. Now that's very unfair because they have a good repayment capacity, plus they own a lot of businesses. If the businesses do not get loans, obviously the economy cannot run because all the businesses need a lot of money to run continuously. And इनके केस में repayment is also not a problem. So definitely उन्हें easily loan ना देना cannot be a correct course of action. So in the light of that, I'm rejecting the second one.
Now I'm going to the third one. The banks must facilitate granting loans to poor. Yes, banks ने loans देने चाहिए poor लोगों को. The banks must facilitate. All right. So in the light of that, third one also sounds logical. So I've rejected the second one so far. First and third one are correct. So अगर आप नीचे options पे जाके देखें A, B, C, D, E में, उसमें से D says only 1 and 3 follows, and that is going to be the correct option. So that's it with this chapter, guys. I hope you've understood. This is one of the very easiest chapters in the syllabus. So keep studying and all the best.